तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है जो वहाँ पर बैठी ऑडियंस होती है वो कहती है अब जो जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट हैं उनकी बस फाइट होने ही वाली है और ऐसी फाइट्स देखने को बहुत कम मिलती है। और फिर तभी जो एग्जैल्ड बाइमी होता है वो कहता है फाइट करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। डंकिंगसन ने कहा हाँ जरूर क्यों नहीं। और फिर तभी एग्जैल्ड बाइमी कहता है इतने सारे साल हो चुके हैं और आखिरकार अब तुम्हें ये स्वॉर्ड क्यों चाहिए, या फिर कुछ ऐसा है कि तुम्हें तुमसे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग कोई मिल चुका है और या फिर तुम किसी प्लेस पे रूल करना चाहते हो और तुम मुझे रीजन दो। और फिर तभी डंकिंगसन कहता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो फिर 3 साल बाद मेरी एक बूढ़े से लड़ाई है जो कि होगी लाइफ और डेथ के बीच में और वो फ्रीक रहता है सेंट्रल एरिया में और मैं श्योर हूँ अगर ये मुझे एटलस स्वॉर्ड मिल जाती है तो फिर जो मेरी जीत होगी वो डेफिनेटली मेरी ही होगी। और फिर तभी जो एग्जैल्ड बाइमी होता है वो कहता है सेंट्रल एरिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर्स इनविंसिबल स्वॉर्ड। और इनको ये सब सुन के बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहते हैं आखिर तुमने उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया, तुम तो लाइफ और डेथ के बीच की लड़ाई लड़ रहे हो और क्या तुम पागल हो। और ये सुनकर जो एग्जैल्ड हायरन था वो भी ऊपर से नीचे तक हिल चुका था और वो गुस्से में कहता है आखिरकार तो कितना पागल है और आखिरकार तो अपने आप को समझता क्या है बेवकूफ। और अगर तुम वेस्टर्न लैंड के किंग हो तो इसका मतलब ये है क्या तुम पूरे दुनिया के राजा हो। और तू इस फ्रीक के बारे में क्या सोचता है, क्या वो कोई खिलौना है खेलने के लिए और तुझे इसके बारे में पता ही क्या है। क्या तू सोच सकता है जो चारों एरियाज हैं वो भी उसके सामने नहीं टिक सकते। बट तभी जो डंकिंगसन होता है वो एक लंबी सांस लेता है और उसको देखने से पता चल रहा था जो डंकिंगसन है वो फाइट के लिए अपना मूड बना चुका है। और फिर एग्जैल्ड बाइमी होते हैं वो कहते हैं देखो बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो और बेटा तुम्हें भी पता है कब पीछे होना है और कब आगे बढ़ना है और अगर तुम्हें पता है कब पीछे हटना है तो फिर तुम बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर तभी जो डंकिंगसन होता है वो कहता है जब मैंने वेस्टर्न लैंड को छोड़ा था तब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने तब कहा था कि जो मेरा पाथ है वो मुझे मिल चुका है। और फिर जो दोनों एग्जैल्ड्स होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हुए कहते हैं तुमने कहा था कि तुम वर्ल्ड में पीस लाओगे। और फिर डंकिंगसन कहता है हाँ ये मेरा रास्ता है और ये उसका रास्ता भी है और हम दोनों ही यही चाहते थे कि एक अच्छी दुनिया बने। और जब वो मर गई थी तब से ही मैं पागल हो चुका हूँ और निराशा में डूब गया हूँ। लेकिन फिर मैंने खुद से सोचा पेन और हेट्रेड से पागल होने की बजाय वो सपना पूरा करना बेहतर होगा जो वो देखना चाहती थी और इसीलिए मैंने एक ऐसी जगह बनाई है उस एरिया में एक पैराडाइज के जैसे। पर तब भी हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहता है और मैंने अपने स्ट्रेंथ से वहाँ पर जितने भी चोर थे मैंने उन सबको भगा दिया था। पर मैं अभी लगातार सेंट्रल एरिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर से मेरा लगातार झगड़ा हो रहा है और वो लोग अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं और वो लोग इसके लिए हमेशा ही वॉर लड़ना चाहते हैं। और मैं सोचता था चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जो मेरी जगह है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और मेरे जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट होने की वजह से वो लोग कम से कम मेरे से इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आएगा और मुझसे शर्त लगाएगा और अगर मैं इस शर्त में हार जाता हूँ और फिर मेरी जितनी भी जमीन होगी वो चली जाएगी और जो मेरे सैकड़ों साल थे वो भी चले जाएंगे। और फिर जो एग्जैल्ड्स होते हैं वो उसकी समस्या को समझते हैं और कहते हैं क्या वो ओल्ड फ्रिक अभी भी तुम्हारे पीछे आ रहा है। और फिर डंकिंगसन हंसते हुए कहता है हाँ ये सही है, जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान होते हैं और आप एकदम सही कह रहे हो। और जो मेरा घर है वो एक छोटे से एम्पायर जैसा है, इसमें ना ही तो पैसा है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी और जो हैप्पी नॉर्मल पीपल हैं वो आखिरकार दूसरों को कैसे गुस्सा दिला सकते हैं। और डंकिंगसन दोबारा से कहता है जो ये बूढ़ा आदमी है वो सैकड़ों सालों से एकांत में रह रहा है और अब जब ये बाहर आ चुका है और अब जो ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है तो अब वो बहुत बड़ा बनना चाहता है और जो चारों एरियाज हैं वो खतरे में है। और मुझे होप है कि जो मेरे मास्टर होंगे वो भी रेडी होंगे इसके लिए। और भाग्य से मैंने देखा है कि इस बार जो डबल ड्रैगन गैदरिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ अच्छे हैं जो कि वेस्टर्न लैंड को कुछ होप दे सकते हैं। और तभी जो एग्जैल्ड हायरन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें ये तलवार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और फिर उनमें से कोई हंसते हुए कहता है ये एक पहेली है, तलवार के बिना मेरा जो हारना है वो पक्का है, लेकिन अगर आप लोग मुझे इसे देते हो तो शायद ये ऐसा हथियार बन जाएगा जिससे कि जो वेस्टर्न लैंड होगा वो ब्लड में बदल जाएगा। और अगर मैं भी मास्टर होता आपकी जगह होता तो मैं भी अभी इतनी ही उलझन में होता जितना कि आप। और फिर ये कहकर जो डंकिंगसन होता है वो हंसने लगता है और दोबारा से अपने ऑरा को एक्सप्लोड करता है। और डंकिंगसन कहता है अगर ऐसा ही है तो ओल्ड एग्रीमेंट के जैसे इस बार भी विक्ट्री ही डिसाइड करेगी कि ये स्वॉर्ड किसके पास होगी और जो स्ट्रेंथ होगी वो विक्ट्री को डिसाइड करेगी। जब वो लोग स्ट्रेंथ की बात सुनते हैं एग्जैल्ड्स तो वो लोग भी अपने स्ट्रेंथ को शो करने लगते हैं और उन एग्जैल्ड्स की जो ड्रैगन पावर थी वो धरती और आकाश को छू रही थी और जो डंकिंगसन की जो तलवारें थी उनसे टकरा रही थी और उनके टकराने से बहुत ज्यादा ही ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी और उससे वहां पर पूरी जगह ही हिलने लगी थी उसके इम्पैक्ट से। और जो स्पेस था वो तो क्रैक होने वाला था उनकी पावर से। और जो ऑडियंस थी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही भयभीत थी और हैरान थी और वो लोग कहते हैं जो ये वेस्टर्न लैंड के बेस्ट है ये एक गॉड से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस टाइम सिर्फ जो जूफेन था वो बस
मतलब वही आराम से सांस ले रहा था। और वो कहता है जो फाइट है और बिना बात करे वो किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर सकता। और जो जूफेन की इस टाइम पर आंखें थी वो बस उस फाइट पे फिक्स थी। और तभी जो डबल ड्रैगन्स होते हैं वो कहते हैं डबल ड्रैगन आर डबल ड्रैगन इमर्ज। तो फिर जो डबल ड्रैगन्स होते हैं वो डैंकिंगसन पर अपना ये वाला अटैक करते हैं अपने ब्लैक और व्हाइट ड्रैगन। जो डैंकिंगसन होता है वो भी अपने एक आर्ट का यूज करता है जिसका नाम होता है, अरे उसका कुछ नाम था, हटाओ उसका क्या ही करेंगे जान के। जैसे उसका यूज करता है तो उसकी एक उंगली में बहुत ज्यादा ही एनर्जी गैदर होने लगती है। फिर जब उसकी पावर रिलीज होती है तो वहाँ पर 4 माइल्स दूर तक सब कुछ बैरन हो जाता है। और ये पावर इतनी ज्यादा थी कि जो ऑडियंस थी ये सब देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और अब उन्हें पता चला था कि जो डैंकिंगसन है वो ऐसे ही नहीं वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट है। और इस टाइम पर जो डैंकिंगसन था वो एक अपर हैंड ज्यादा लग रहा था, मतलब मास्टर से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। और जो इनके मास्टर थे वो 2 थे और जो डैंकिंगसन था वो 1 था। पर तब भी ये मैच ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये मैच ड्रॉ। और फिर तभी जो हायरन होता है वो कहता है सैंग अब बस बहुत हो चुका है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और जब वो डबल ड्रैगन्स उस केव की ओर देखते हैं, वही सेक्रेट माइन की ओर, तो उन्हें उस वर्ड का कोई भी ट्रेस नहीं मालूम चल रहा था। और उन डबल ड्रैगन्स को लगता है कि डैंकिंगसन के पास पहले से वो स्वॉर्ड है। और जो डबल ड्रैगन्स होते हैं वो कहते हैं इस समय तलवार का कोई भी ट्रेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो वो तलवार है वो उसी के पास होगी। और उसके पास तलवार होने के बजाय तब भी उसने इतना सारा हंगामा किया और हम सबको बाहर बुलाया। और इस चीज से शायद ये साबित करना चाहता है कि ये इस तलवार को ये ओपनली ले सकता है। और मुझे लगता है कि ये अगर हार भी जाता है तब भी ये स्वॉर्ड हमें वापस नहीं करने वाला। और फिर एक्साइल्ड बाय मी की बात सुनकर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो भी अपना सिर हिलाता है और अपनी चोट की तरफ देखता है। हम 2 और ये 1 तब भी हम लोग इसके बराबर पर हैं। और अगर उसने तलवार निकाल ली होती तो फिर हम हार जाते। और आखिरकार उसने तलवार को क्यों नहीं निकाला, आखिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया। और फिर तभी जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो कहता है ओल्ड टाइमर तुम सही कह रहे हो, हमने उससे तलवार देने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसा कि उसने कहा जो वो सेंट्रल एरिया का ओल्ड फ्रीक है वो अपनी चालों को चल रहा है। और अगर हमारे पास लैंड का ट्रेजर नहीं है और अगर वो यहाँ पर आता है तो फिर जो होना है वो होकर ही रहेगा। और जैसे कि हमारे पास ट्रेजर्स हैं तो क्या उस बूढ़े के पास नहीं हो सकते। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं अगर वो बूढ़ा यहाँ पर आ गया और अगर इस तलवार को ले लिया उसने तो फिर हम लोग तो उससे और भी नहीं हरा पाएंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि जो ये तलवार है हम सैंग को ही दे देते हैं ताकि वो अपने बिलीफ के लिए लड़ सके। और अब आउटकम चाहे जो कुछ भी हो हमें कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही हमसे ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। और फिर जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो भी एग्रीमेंट के हिसाब से कहता है हाँ। और लास्ट टाइम हम लोग इसके बिलीफ को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए थे और इसे ऐसे जाने दिया था और कम से कम अब हम लोग उससे तलवार देकर हम लोग सुधार कर सकते हैं जो हम लोगों ने पीछे नहीं किया था। और हमने हेवन रीचिंग पवेलियन पर पहुंचने वाले एंट्रेंस को सील कर दिया था और फिर भी लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे खुले में आएगा और इस तरह तलवार को ले जाएगा। और वैसे भी इस चीज का उस सेंट्रल एरिया के बूढ़े सनकी से क्या ही लेना देना है। ही जस्ट टुक इट एंड लेफ्ट। और ऐसा लग रहा था कि जो एक्साइल्ड बाय मी था उसने इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया था। और वो कहते हैं लेकिन वो छुपके से अंदर कैसे आया और क्या वो सचमुच हमारी नाक के नीचे से अंदर आ गया। और फिर तभी जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो हंसते हुए कहता है हा 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 उसने अब तलवार ले ली है तो अब क्या ही फर्क पड़ता है। और अब हमें अदर 3 एरिया के एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है जिससे कि हम सभी लोग उस सनकी से निपटने के लिए तैयार हो सके। और फिर जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो भी अपने आईब्रो को उठाता है और एक्साइल्ड हायरन की बात से सहमत होता है। वो भी वैसे ही वैनिश हो जाते हैं और शायद जो डैंकिंगसन था वो पहले ही जा चुका था। और एक्साइल्ड्स को ऐसा लग रहा था कि जो डैंकिंगसन है उसके पास ही स्वॉर्ड है। बट एक्साइल्ड्स और डैंकिंगसन दोनों को ही गलतफहमी हो चुकी थी। और इस टाइम पर जो डबल ड्रैगन्स थे वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने डैंकिंगसन को यही सोचकर छोड़ दिया कि जो तलवार है वो पहले से ही उसके पास है। और जो डैंकिंगसन था वो इस समय ये समझ रहा था कि जो डबल ड्रैगन्स हैं उन्हें पहले से ही पता चल चुका होगा कि मैं यहाँ पर आ चुका और उन्होंने उस तलवार को अपने पास ही रख लिया होगा। और इस लड़ाई में जो डैंकिंगसन थे उन्होंने उसको जाने दिया था जिससे कि डैंकिंगसन को लगा था कि हायरन उसे भगा रहा है और ये उसका भगाने का तरीका है क्योंकि वो उसे हरा नहीं सकता था। और इसीलिए उसने सोचा कि उससे अब तलवार नहीं मिल पाएगी और इसीलिए वो दुखी होकर यहाँ से चला गया। और इसी तरह जो एटलस स्वॉर्ड थी वेस्टर्न लैंड की वो एक पहेली बन गई। डैंकिंगसन को लग रहा था कि जो ये स्वॉर्ड है वो उन डबल ड्रैगन्स के पास है और जबकि उन डबल ड्रैगन्स को लग रहा था कि जो ये स्वॉर्ड है वो डैंकिंगसन के पास है। तो सक्सेसफुली जो जूफेन का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और जूफेन ने इन तीनों को ही टोपा पहना दिया है। और फिर तभी हमें एक्साइल्ड्स को दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो लोग क्राउड को डिस्पर्स कर देते हैं और जो जूफेन था वो आराम से स्क्रीन की तरफ देख रहा था और उस स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई और मैं बच गया। और डैंकिंगसन को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे एक बलि का बकरा बनाया गया है। ये सब कुछ हुआ था कम्युनिकेशन ना करने की वजह से। इस टाइम पर जो जूफेन उम्मीद कर रहा था वैसा ही हुआ था। और अगर जो डैंकिंगसन था हायरन के जाने के बाद उसने उनके शब्द
सुन लिए होते तो फिर जो डैंकिंग सन था वो और भी ज्यादा उस वर्ड के बारे में पूछता, जिससे कि जू फैन का पर्दा फाश हो सकता था। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हा अब मैं आसानी से कहीं भी मूव कर सकता हूँ बिना किसी केयर के। और जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उसके ऑड लुक को देख लेते हैं जू फैन के, और वो लोग तभी जू फैन से कहते हैं, आखिरकार तुम अचानक इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हो? तभी जो जू फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हम लोग मिडिल 3 सेट के टॉप पर आ चुके हैं, यही इसका वजह है, इसीलिए मैं ऐसे हंस रहा हूँ। और इस टाइम पर जो फिंडियन वगैरह थे वो लोग बस जल्दी से घर जाना चाहते थे और इस न्यूज को सबको बताना चाहते थे। और तभी फिंडियन जू फैन से कहता है, जू फैन तुम ठीक हो जाओ, मैं घर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उन्हें बताऊंगा। और ये कहकर जू फैन को अपने रूम पर छोड़कर दरवाजा बंद करके और हंसते हुए चला जाता है। जू फैन भी उसको देखकर स्माइल करता है। और जैसे ही जू फैन अकेला हुआ था वैसे ही उसे किसी की आवाज आती है, जो कि कोई कहता है, बेटा कुछ दिनों में तुम्हें भी चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना मुश्किल लग रहा है, और भले ही हम कुछ दिनों के लिए मिले हों। और जब जू फैन ये सुनता है तो वो डर के मारे कांप उठता है। और फिर जो जू फैन होता है वो सामने देखता है तो और कोई नहीं डैंकिंग सन होता है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड होता है और अपने दुख को शराब पीते हुए डुबा रहा था। इस टाइम पर जो जू फैन का दिल था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। तब भी जो जू फैन होता है वो अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लाता है और डैंकिंग सन से कहता है, सीनियर आखिरकार आप यहाँ पर दोबारा आकर क्या कर रहे हो, और क्या आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिला? और इस टाइम पर जो जुओ फैन था उसे चिंता हो रही थी। और इस टाइम पर जुओ फैन को ऐसा लग रहा था कि जो ये बूढ़ा आदमी है इसे कुछ ऐसा दिख गया हो जिसकी वजह से ये कुछ जान गया हो। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, मैं फेल हो गया आखिरी में, मैं उन एग्जैल से उस वर्ड को नहीं ले पाया। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने आपको एग्जैल्स को घायल करते हुए देखा, और वेस्टर्न लैंड में ऐसा कौन है जो कि उस तलवार को रखने के योग्य है? और भले ही जू फैन इस समय डैंकिंग सन की चापलूसी कर रहा था, पर तभी जो जू फैन था वो चौकन्ना था और सोच रहा था कि डैंकिंग सन आखिरकार यहाँ पर क्यों आया। और तभी जो डैंकिंग सन होता है वो धुंधली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, बेकार बच्चे, तुम्हारी चापलूसी बहुत हो गई, हार या बराबरी तो हार ही है, इसीलिए मैं पवित्र तलवार के लायक नहीं हूँ, और इसकी वजह से जो मेरी अगली लड़ाई होने वाली है इससे मुझे बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाली है और सब कुछ और भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, क्या अगली लड़ाई? डैंकिंग सन जू फैन की बात सुनकर सर हिलाता है और कहता है, सेंट्रल एरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनविंसिबल स्वॉर्ड है, और अगर मैं उसके 10 मूव्स तक भी टिक जाता हूँ तो मेरे लिए ये बात भी बहुत बड़ी होगी। और तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, जो सीनियर है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी वो 10 मूव्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आखिरकार वो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या वेस्टर्न लैंड के बेस्ट में और सेंट्रल एरिया के बेस्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस है? और तभी जो डैंकिंग सन होता है वो शराब पीता है और कहता है, बच्चे तुम बहुत ज्यादा हरे भरे हो, मतलब कि यंग हो, पर हमेशा याद रखना यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही है, और आखिरकार वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट सेंट्रल एरिया के बेस्ट टैलेंट के सामने क्या ही कर सकता है, और जो वो है वो सेंट्रल एरिया के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से भी नहीं है। और तभी जो जू फैन होता है वो शॉक्ड में कहता है, क्या? और जू फैन कहता है, क्या सेंट्रल एरिया और यहाँ की जगह में इतना ज्यादा डिफरेंस है? और तभी जो जू फैन होता है वो डैंकिंग सन से पूछता है, आखिरकार ये सेंट्रल एरिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो जू फैन को मॉक करते हुए कहता है, इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट के ऊपर सिर्फ जो सेंट्रल एरिया है वही डिफर करता है, मतलब डिफर करता है इस कॉन्टिनेंट के और चारों एरिया से। और जू फैन, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? जू फैन कहता है, मुझे नहीं पता। और अब जो डैंकिंग सन होता है वो सीरियस में आके कहता है, जो ये चारों एरियाज हैं इन्हें गवर्न करते हैं सेक्ट्स और इन्हें सर्व करते हैं हंड्रेड्स ऑफ एम्पायर, और यह इन्हें एक ढीली ताकत बनाती है। और जब वॉर छेड़ने की बात आती है तब जो एम्पायर्स होते हैं वही मजबूत होते हैं। और क्या तुमने कभी सेक्ट्स को वॉर में जाते हुए सुना है? और तभी जो जू फैन होता है वो सोचते हुए अपना सर हिलाता है, कहता है नहीं। और फिर तभी जो डैंकिंग सन होता है वो कंटिन्यू होते हुए कहता है, यही वो चीज है जो सेंट्रल एरिया को डिफरेंट बनाता है। और अगर उसकी बात किया जाए उस बूढ़े इंसान की, तो वो एक ओल्ड मॉन्स्टर है और उसके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर है जिसे कि स्वॉर्ड स्टार एम्पायर कहते हैं, और जो इसके एंसेस्टर्स थे और उन्होंने इस सेक्ट को बनाया था 10,000 साल पहले। और वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि उसके आसपास के जितने भी नेशंस है वो सबको खा चुका है, और जो उसके अराउंड में सेक्ट है उनको भी खा चुका है। और जब तक कि वो एक चीज को अचीव नहीं कर लेता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक कि वो अकेला इस पूरे एरिया के ऊपर अपना अकेले का शासन नहीं लगा लेता तब तक कि वो नहीं रुकने वाला। मतलब वो इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करना चाहता है अकेले, और इस पूरे एरिया को एक एम्पायर बनाना चाहता है। तो अब जो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।
सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 557। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो डैंकिंग सन था वो सेंट्रल एरिया के उस फ्रीक के बारे में बता रहा था कि वो इस पूरे कंटिनेंट के एरिया में रूल करना चाहता है। फिर जब जूफेन ये सुनता है तो वो कहता है क्या ये पूरा इंटायर एरिया सिर्फ एक एम्पायर में होगा। इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी शॉक्ड हो चुका था। और अब जूफेन जान चुका था कि जो सेंट्रल एरिया है वो क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो अकेला एम्पायर होने के साथ जो उसका डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा ही शार्पर है देन अदर्स कॉन्फ्लिक्टिंग एम्पायर्स। और फैक्ट की बात यह है कि जो वो एम्पायर है वो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है और उसके मुकाबले जो अदर 4 एम्पायर्स हैं वो कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग वेस्टर्न लैंड को ले सकते हैं। वेस्टर्न लैंड के जो एक्साइल्स डबल ड्रैगन्स हैं ये लोग टफ हैं बट ये लोग सिर्फ कल्टिवेटर्स हैं जिनके पास ना ही तो विजन है और ना ही तो कैलकुलेटिव माइंड है। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो जूफेन को एक लॉन्ग लुक देता है और उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहता है, लड़के मैं बता सकता हूँ कि तुम एक एम्बिशियस लड़के हो और तुम में उस ओल्ड फ्रीक के जैसे कुछ अंश हैं। और अपने हीरोज को लीड करो और अपनी जगह को संभालो, अपने क्षेत्र को संभालो। पर तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनो। जो सेंट्रल एरिया है वो आगे बढ़ रहा है पर उसे यहाँ तक पहुँचने में अभी भी कुछ समय लगेगा बट तुम सुरक्षित हो। पर जो तुम्हारा समय है वो खत्म हो चुका है। और फिर जो जूफेन होता है वो डैंकिंग सन को देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब ये है कि जो सेंट्रल एरिया के एक्शंस होंगे उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं होगा। और फिर डैंकिंग सन कहता है, उस ओल्ड फ्रीक को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे अपने छोटे से एम्पायर से पूरे इंटायर सेंट्रल एरिया पर रूल करने के लिए। और अब उसकी जो आंखें हैं वो वर्ल्ड पर है और इसमें हर एक लोग इन्वॉल्व होगा तुमको भी जोड़कर। और अगर तुम हाइड हो जाते हो तो जो वो लड़कियां हैं क्या वो भी हाइड हो पाएंगी? और क्या उनका एम्पायर टियान्यू हाइड हो पाएगा? हाँ, जो फ्यूचर है वेस्टर्न लैंड का वो तुम्हारा है। और वेस्टर्न लैंड का आदमी होने की वजह से वो फ्यूचर में तुम्हारा भी अपोनेंट बन सकता है। और अब मैं आशा करता हूँ कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे और जो आगे आने वाला है तुम इसके लिए रिग्रेट नहीं करोगे। और अब मेरे लिए यही अच्छा होगा कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ। और मैंने एक लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया और बस मैं यही होप करता हूँ जो वेस्टर्न लैंड के यूथ हैं वो अच्छा ग्रो करें और बहुत ज्यादा आगे जाएं। और अब ये सब कुछ फेथ के ऊपर होगा कि तुम इस कैलेमिटी से बच पाओगे या नहीं बच पाओगे। और जूफेन का दिल ये सुनकर कांप उठा था और जूफेन बस यही चाहता था कि वो अच्छे से कल्टीवेशन करे और अपने सीक्रेट डोमेन में वापस चला जाए। लेकिन डैंकिंग सन ने बस इतना कहा था कि जो केओस है वो जल्दी ही 5 लैंड को घेर लेगा। और जो जूफेन था वो इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं करता था जब तक कि वो एक अकेला भेड़िया था। और तब अगर जूफेन छुपना चाहता तो कोई भी जूफेन को नहीं ढूंढ सकता था। पर लुवो क्लैन के लिए ये सब कुछ एक अलग मामला था और जूफेन को भी लुवो क्लैन के लिए इन सब में पढ़ना पड़ता और जूफेन लू क्लैन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, शायद मुझे कुछ चीजों को तैयार रखना चाहिए इस मामले के लिए, फिर मैं शांति से यहाँ से निकल जाऊंगा। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो अपने ख्यालों में गहराई में खो चुका था और जबकि जो डैंकिंग सन था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। और फिर भी जाते समय वो एक आखिरी बात कहता है, वैसे लड़के तुम उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना और अपनों को संभालना। और फिर जूफेन कहता है, ओ प्लीज मैं एक डीमन हूँ और आखिरकार मैं एक लड़की की केयर क्यों करूंगा। और जूफेन भी जानता था कि जो डैंकिंग सन है वो किसके बारे में बात कर रहा था। ये जानते हुए जो जूफेन था वो भी शर्मा चुका था। हाँ लड़के, आखिरकार इससे डिमोनिक और राइटियस से क्या ही मतलब है, तुम सिर्फ एक आदमी हो, बेहतर है कि बाद में पछताने के लिए जिंदा ना रहो। और ये कहकर जो डैंकिंग सन था वो गायब हो चुका था। और जूफेन भी अपनी आंखों को घुमाता है क्योंकि जूफेन के पास भी चिंता करने के लिए और भी सारी चीजें थी। और जूफेन कहता है, डबल ड्रैगन गैदरिंग के पास फिर से मिलना मुश्किल होगा और यही मेरा पाथ है। वैसे ही जूफेन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जूफेन था वो अपने रूम पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और जो उसकी चोटें लगी थी वो आधे से ज्यादा हील हो चुकी थी। और ये लगभग उसी समय का टाइम था जब सेक्ट की टीमें जा रही थी और जो डीमन सोल सेक्ट और स्वाइड गॉड सेक्ट था वो जूफेन को गुड बाय कहने के लिए आए थे। और जूफेन की रिकवरी के लिए उसको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। जूफेन भी उन्हें देखकर स्माइल करता है। और जो जूफेन होता है कहता है, देखने से इनको ऐसा लगता है कि अब हम लोग एक रिश्तेदार जैसे बन चुके हैं, मतलब सेक्ट के रूप में एक दूसरे के फ्रेंड्स के जैसे बन चुके हैं। और अब ये गुइलैंग और अन्य लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग अपने अलायंस को कितना चेरिश कर पाएंगे, कितना संभाल पाएंगे। और अब जूफेन आराम से लुवो क्लैन में वापस जा पाएगा। और तभी कोई कहता है, जूफेन मैं और सोंगर वापस जा रहे हैं टियान्यू, आप कब जाएंगे? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपना दरवाजा खोलता है और पाता है कि वो ये सब कुछ सोंगर बोल रही थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मुझे अपनी चोट को ठीक करने में और आराम से जाने में लगभग 10 दिन लगेंगे। और फिर तभी जो योंगनिंग होती है वो जूफेन से पूछती है, तुम्हें
तुम्हें आराम से जाना है, आखिरकार कौन ही तुम्हारे पीछे पड़ा है। और फिर जूफन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और पछताने से अच्छा है कि सुरक्षित रहें। और फिर जो वो दोनों लड़कियां होती हैं वो भी समझ जाती हैं कि जूफन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो जूफन है उसके बहुत ज्यादा चोट लगी है और इस चीज से जो उसके अपोनेंट्स है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और फिर तभी जो दोनों लड़कियां होती हैं वो स्मेल करते हुए कहती हैं, तो फिर हम लोग जा रहे हैं। और जूफन को थोड़ा सा ऑड लगता है और फिर जूफन कहता है, क्या तुम दोनों लड़कियां अकेले टियानी वापस जाने से नहीं डरती और तुम लोग यहाँ कुछ दिन रुक सकती हो और फिर हम लोग साथ साथ चलेंगे। और जब जॉगनिंग सुनती है तो वो कहती है, क्या रियली में? और फिर जो शोंगर होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, नहीं सब ठीक है और हम लोग सिस्टर चुकिंचन के साथ वापस जाएंगे। और उनके साथ वापस जाते हुए और उनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, जैसे कि आपके दिमाग को कैसे समझें और आपका दिल कैसे जीते। और ये कहकर जो शोंगर होती है वो ब्लश करने लगती है। और फिर तभी जो जूफन होता है वो कहता है, क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी लीव कर रहा है? और जब उसने इसके बारे में सुना था, मतलब चुकिंचन के बारे में, तो जूफन के दिमाग में अभी डैंकिंगसन की सारी बातें आ रही थी। और फिर जूफन चुकिंचन से मिलने के लिए जाने के लिए खड़ा हो गया और जो वो दोनों लड़कियां होती है वो भी उसके पीछे पीछे चले जाती हैं और वो लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाते हैं। और जो उनके डिसिपल्स थे वो एक जगह गदर थे और जाने ही वाले थे। और तभी जो सुइरुवा होती है वो जूफन को नोटिस करती है। तभी जो सभी गर्ल्स होती है वो चुकिंचन की तरफ देखने लगती हैं। तभी जो डैनर होती है वो चुकिंचन से कहती है, चुकिंचन वो आ रहा है। और इस टाइम पर जो चुकिंचन थी वो हल्का हल्का शेक कर रही थी। जैसे ही पीछे पलटती है तो वो उसकी आंखें होती है वो जूफन की आंखों से टकराती हैं और फिर वो स्माइल करती है और जूफन के और भी ज्यादा पास जाने लगती है। और जूफन से पूछती है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और जूफन होता है वो कहता है, पहले से अच्छा। और आखिरकार तुम ये अब क्यों पूछ रही हो और क्या तुम्हें थोड़ा सा लेट नहीं हो गए पूछने में? और फिर जो चुकिंचन होती है वो हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, क्या जुओफेन को अकेला रहना और बकवास करना पसंद नहीं है? और आखिरकार तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो कि मैं तुम्हें देखने के लिए क्यों नहीं आई? और चुकिंचन ये सब कुछ चिढ़ते हुए बोल रही थी जूफेन से। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो चुकिंचन की आंखों की गहराई में डूब चुका था और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे बस आधा साल दो और मैं तुम्हें तब तक आंसर दे दूंगा। और ये कहकर जो जूफेन होता है वहां से चला जाता है और जो चुकिंचन थी वो वहीं पे खड़ी थी और फिर उसके जाने के बाद वो स्माइल करती है। और इस टाइम पर जो उसकी आंखें थी उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और फिर वो पीछे मुड़ती है और फिर वो एक बटरफ्लाई के जैसे अपनी टीम के पास आ जाती है। इस टाइम पर जो चुकिंचन थी वो एक ऐसी क्वीन लग रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत अच्छी स्माइल थी, जिसे देखकर जो उसके टीममेट्स थे वो खड़े के खड़े रह गए। फिर वो लोग चुकिंचन से पूछते हैं, आखिरकार उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? फिर जो डैनर होती है वो फिर से दोबारा से पूछती है, सिस्टर चुकिंचन क्या कुछ गलत हुआ है? और फिर जो सिस्टर चुकिंचन होती है वो बहुत ज्यादा खुशी में डैनर से कहती है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे आधे साल बाद आंसर देगा। जब दूसरे लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं, आखिरकार इसका मतलब क्या है? और ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ चुकिंचन को पता था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो चुकिंचन ने बहुत टाइम पहले जूफेन से पूछा था। ऐसे चुकिंचन ने कब पूछा था ये क्वेश्चन, कोई बता सकता है? और फिर तभी हमें जुआन सुइयो की तरफ दिखाया जाता है और जब वो सिस्टर चुकिंचन की गोल्ड आइज को देखता है तो वो अपने फिस्ट को बंद कर लेता है बहुत ज्यादा गुस्से में और वो कहता है, आधा साल बाद, क्या ऐसा है? चलो बढ़िया है। और फिर हमें 10 दिन बाद जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने दरवाजे को 10 दिन के बाद खोलता है ताजी हवा को लेने के लिए। और अब वो एक अच्छे मूड में था क्योंकि जो उसके चोटे थे वो ठीक हो चुके थे और बाहर उसका टीम उसका इंतजार कर रहे थे और वो लोग बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे कि जूफेन जल्दी से ठीक हो और वापस घर जाए। इन दिनों जो दूसरे सेक्ट से वो इन्हें छोड़कर जा चुके थे और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो सबसे आखिर में आया था और सबसे आखिर में जा रहा था। बट इस टाइम पर जो इनका मूड था वो पूरा ही डिफरेंट था पहले से। जब ये पहले आए थे तो वो थोड़ा परेशान थे बट अब वो खुश हैं। और फिर फिंडियन उनसे कहता, जूफेन बस हम ही लोग बचे और क्या हमें चलना चाहिए? और मैं पहले से ही सेक्ट में जेट स्लिप भेज चुका हूँ और मैंने उनसे कहा है कि हम लोग 2 मंथ्स में वापस पहुंच जाएंगे, बट मुझे अभी भी उन्हें खुशखबरी देनी है। और फिर जो जूफेन होता है वो भी उसके स्माइल को नोटिस करता है और कहता है, सही में जो तुम कर रहे हो उनसे वो लोग चिंता में बीमार हो जाएंगे। और फिर फिंडियन हंसते हुए कहता है, हाँ, इससे चीजें और भी ज्यादा मजेदार होंगी। और जब हम लोग अपनी जान यहाँ पर जोखिम में डाल रहे थे और वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बस आराम से न्यूज का इंतजार कर रहे थे और उन्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है। और फिर जो फिंडियन होता है दोबारा से जूफेन से कहता है, वैसे भी तुम जाने वाले हो और तुम्हें इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए उन दोनों बूढ़े फ्रीक से बदला लेने के लिए जब तक तुम कर सकते हो। और इसके अलावा जब हम लोग उन्हें एक बार अच्छी खबर दे देंगे तो फिर उनकी जितने भी परेशानी होगी वो सभी चली जाएगी, है ना जूफेन? जब ये बात सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी अपने कंधों को ऊंचा करते हुए कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसीलिए जो ये बोझ है मैं उसे अपने ऊपर ले लूंगा और इससे तुम लोग मेरा एक प्रैंक समझना। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है, वंडरफुल, यही तो हमारा ग्रेट स्टीवर्ट जूफेन है। और सभी लोगों को पता था जो जूफेन है वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर तभी कोई कहता है जूफेन
जूफेन से, जूफेन क्या तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट को छोड़ रहे हो? और ये एक लड़की ने कहा था। जब जूफेन मुड़ता है तो वो देखता है कि ये योंगनिंग ने कहा था। और फिर जो योंगनिंग होती है वो कहती है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमें एक क्लियर स्पॉट बताओ कि तुम कहाँ रहोगे या फिर तुम कहाँ जाओगे, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। और फिर जो जूफेन होता है वो भी सॉफ्ट आइज के साथ कहता है, तुम्हें मुझे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जैसे ही मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट को रिपोर्ट दे दूंगा तो वैसे ही मैं अपने होम टियान्यू वापस आ जाऊंगा। और जब ये बात लड़कियां सुनती है जूफेन से तो वो भी खुश हो जाती हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे तुम्हें क्यों लगा कि मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था? और मिस्टिकल हेवन सेक्ट को भूल जाओ और हमारे साथ आओ, और एक बार जब मैं सेक्ट में काम खत्म कर लूंगा तो तब हम साथ में घर जाएंगे ताकि तुम्हें कोई भी रास्ते में परेशानी ना हो। और ये सुनकर जो वो लड़कियां थी वो भी खुश हो जाती है। अब जो जूफेन होगा उनके साथ घर जाएगा वापस लू क्लैन, और अब इन लड़कियों को ज्यादा सफर करना नहीं पड़ेगा उस अकेले से कड़वेपन के साथ जो वो अब तक सहती आ रही थी। पर जो चू किनचैन थी वो इनके साथ नहीं आ रही थी, इसकी वजह से जो वो लड़कियां थी वो थोड़ी सी उदास हो चुकी थी। और उससे अच्छा जूफेन को कोई भी नहीं जानता है। वो भले ही लव में एक दूसरे के राइवल्स हो, बट उसका जूफेन के पास ना होना तो उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा उसका। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, अब चलो चलते हैं। और फिर जो सभी लोग होते हैं वो चलने लगते हैं, बट जो सॉन्गर थी वो रुक जाती है और उसकी आंखें इस टाइम पर काली हो चुकी थी क्योंकि उनमें तारों वाला आसमान दिखाई दे रहा था और उसका दिल बहुत जोरों जोरों से धड़कने लगा था और वो सांस लेने के लिए हाफ रही थी। और तभी जो योंगनिंग होती है उसे चिंता में देखते हुए कहती है, सॉन्गर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? और तभी जो जूफेन होता है वो भी उसके पास आ जाता है और वो भी सॉन्गर से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? और तभी जो सॉन्गर होती है वो कहती है, मुझे नहीं पता, सडनली जो मेरी ब्रीथ है वो फ्रेंटिक हो चुकी है पर अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और सॉन्गर अपना सर हिलाते हुए और खोई हुई लग रही थी इस टाइम पर, और उसे अचानक से एक खतरा महसूस हुआ था, जैसे कोई उसे लेने आ रहा हो, पकड़ने आ रहा हो। लेकिन फिर जो ये फीलिंग थी उतनी ही जल्दी चली गई जैसे ही वो आई थी। और जूफेन ने भी अपने मन को शांत करने से पहले चारों तरफ पूरे एरिया को अच्छी तरीके से देखने लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 558। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा जो सॉन्गर थी वो एकदम से रुक जाती है और उसको कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा ही डेंजर महसूस हुआ था। और फिर जूफेन उसको देखने के बाद वो अपने आसपास देखने लगता है। और फिर जूफेन आसपास देखने के बाद कहता है, शायद सॉन्गर की तबीयत खराब है और जब हम लोग वापस जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। और इसीलिए उन लोगों ने डबल ड्रैगन मैनर को छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगते हैं। और वो सभी लोग इस बात से बेखबर थे कि जो सॉन्गर का दिल है वो आने वाले फ्यूचर को बताता है और ये उनके लिए एक संकेत था। और तभी एक धमाका होता है और हमें एक फॉरेस्ट की तरफ दिखाया जाता है। फॉरेस्ट में एक काई से ढकी हुई चट्टान टुकड़ों में बिखर जाती है टूटकर। और फिर हमें उसी फॉरेस्ट में दो फिगर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और वो लोग एक डार्क ह्यूमिड केव के सामने खड़े थे और उसे ही देखकर वो लोग हंस रहे थे। और तभी हमें एक प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और दूसरे की तरफ देखते हुए कहता है, सेकंड प्रिंस, आखिरकार हमने युन क्लैन के एंसेस्टर के घर को फाइंड कर लिया। और फिर जो वो सेकंड प्रिंस होता है वो भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और कहता है, आखिरकार हमने इन बहुत सारे सालों के बाद इस शापित प्लेस को हमने ढूंढ ही लिया। और फिर वो कहता है, बड़े भाई, जब मैं युन क्लैन के एंसेस्ट्रल होम का सीक्रेट फाइंड कर लूंगा तो तब मैं वेस्टर्न लैंड में बेस्ट को ढूंढूंगा और फिर मैं उस लैंड को रिटर्न कर दूंगा यूवन क्लैन को और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और फिर कहता है, तुम ओल्ड थर्ड डिसऑनरेबल पिग, जो तुम्हारे दिन है वो खत्म होने वाले हैं। और ये कहकर वो हंसने लगता है। और इस टाइम पर वो ऐसे हंस रहा था मानो कि वो पागल हो चुका हो और उसकी आंखें पूरी हेट्रेड से भरी हुई थी। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, क्राउन प्रिंस ने जो झूठ बोला उससे सेकंड प्रिंस ने हमें इंस्ट्रक्ट करने की बजाय बदला लेने की कोशिश की। वो वाकई में बुद्धिमान है और केवल हेट्रेड ही रिवेंज लेने के लिए दूसरे को मजबूर कर सकती है। और जो ये आदमी थे ये क्राउन प्रिंस के आदमी थे और उनका इंपीरियल फैमिली या फिर यूवन गॉन्ग से कोई भी झगड़ा नहीं था। और क्राउन प्रिंस की मौत के बाद उनके सभी वफादार लोगों की पूरे देश में तलाश थी। सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे थे और इतने सालों तक चूहों की तरह भागते दौड़ते उनमें लड़ाई की भावना खत्म हो चुकी थी। और जो इनके पीछे के कुछ साल थे वो बहुत ज्यादा कड़वे बीते थे और इनके जितने भी साथ
साथी थे वो एक एक करके सब चले गए और इन्हें अकेला छोड़ गए। फिर भी उन्हें भी कुछ खतरों का सामना करने के कारण जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा। और फिर तभी जो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी होता है वो कहता है, योर हाइनेस, मैं आगे चलकर स्काउट करूंगा और आप मेरे पीछे रहना और केयरफुल रहना। और फिर जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है, थैंक यू ही यिंग। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कई सालों की मेहनत के बाद दूसरे राजकुमार ने आखिरकार एक इंपीरियल प्रिंस के रूप में अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था और आखिरकार फाइनली उसने बुद्धिमान लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट दिखाई। और उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी को ये बात छू गई और वो कहता है, योर हाइनेस, आप बहुत ज्यादा ही काइंड हो और ये मेरी ड्यूटी है। और फिर जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है, तुम बहुत ज्यादा ही हम्बल हो हाई यिंग, और बिना तुम्हारे मैं कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और इस पूरी जर्नी में साथ रहने की वजह से तुम्हारे मैं युन क्लैन के एंसेस्टर के घर को ढूंढ पाया हूँ और हम बहुत सारे खतरों से गुजरे हैं और कितनी बार तो हम रास्ता भूले हैं, उसकी गिनती भी मैं नहीं कर सकता। और हम लोग बार बार फंस भी चुके हैं और एंड में कितने सारे लोग मर गए और आखिरकार अब कौन ही बचा है और अब मैं अकेला हूँ और तुम ही मेरे जीवन और मृत्यु में शामिल होने वाले आखिरी व्यक्ति हो, मेरे एकमात्र साथी हो और अब से तुम मेरे भाई हो। और जो दूसरा आदमी होता है उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये सेकंड प्रिंस होगा वो कभी भी ऐसी बात भी कर सकता है। और इस टाइम पर सेकंड प्रिंस की जो ये बात थी वो उसके कोर तक छू चुकी थी। और इस टाइम पर जो ये आदमी था वो कुछ सेकंड प्रिंस को बताना चाहता था, बट ये एक ऐसी बात थी जिसे वो क्राउन प्रिंस को बता नहीं सकता था। और इस टाइम पर जो ये आदमी था ब्लैक कपड़ों में वो बहुत ज्यादा उलझन में था और वो कहता है, योर हाइनेस, दरअसल। और इस टाइम पर वो कुछ कहना चाहता था पर तभी जो उसकी आईब्रोज होती है वो ऊपर हो जाती है और इस टाइम पर वह थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से उसका जो पैर होता है वो किसी चीज के ऊपर चला जाता है और वैसे ही वो गिर जाता है और वैसे ही एक आवाज आती है, प्लॉप। और उस डार्कनेस में जो हाई यिंग था वो गायब हो चुका था, वैनिश हो चुका था। और ये देखकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, हाई यिंग। और उसके बाद जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी नीचे गिर जाता है और उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और एक डार्क होल उसे पूरी तरीके से निगल रहा था। और तभी उस अंधेरे में दो तीखी चीखें सुनाई देती हैं और उन दो चीखों ने उस पूरे काले अंधेरे को चीर दिया, लेकिन केवल उनके अपने कान ही सिर्फ उन्हें सुन रहे थे। और तभी सेकंड प्रिंस और हाईयन दोनों ही आगे की तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें एंडलेस डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और फिर तभी सेकंड प्रिंस कहता है, हाईयन, क्या तुम उड़कर बाहर जा सकते हो? और फिर तभी वो कहता है, नहीं, ये गुफा अलग है, मुझ जैसे प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट को उड़ने से रोक रही है। फिर भी हम नीचे जा रहे हैं और हम नीचे आखिरकार कब पहुंचेंगे? और जब हम लोग ग्राउंड से हिट होंगे तो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से हम लोग खत्म हो जाएंगे और तब मेरा जीवन हेवंस में वापस चला जाएगा। और ये सेकंड प्रिंस बोल रहा था और उसने अभी तक बदला नहीं लिया था और वो ऐसे कैसे मर सकता है? हालांकि ये अपना बदला पूरा किए बिना ही मर जाएंगे, लेकिन अपने आदर्श के लिए मरना एक बेहतर कदम है। और इस टाइम पर वो प्रिंस को कुछ बताना चाहता था बट वैसे ही वो रुक जाता है। अगर वो उसे सच्चाई बता देता, और उस सच को बताने का मतलब ये था कि वो इन सालों से एक मरे हुए प्रिंस का सिर्फ एक मोहरा था, और अगर ये बात उसे बता देता है सेकंड प्रिंस को तो ये बात उसके लिए और भी ज्यादा विनाशकारी होगा। और इस टाइम पर वो सोचता है कि उसे शांति से जाने देना ये बेहतर होगा। और वो पहले से ही पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो चुका था। और फिर तभी हाईयिंग कहता है, योर हाइनेस, आपने इन कुछ सालों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और जो योर हाइनेस और क्राउन प्रिंस है वो आपकी डिवोशन को जानते हैं और अब वो लोग अंडरवर्ल्ड में आराम कर रहे होंगे। और तभी प्रिंस कहता है, आखिरकार वो कैसे आराम कर सकते हैं? जो हमारा नेशन था अब वो नेशन नहीं रहा। यूवेंस क्लैन की जो लैंड है वो अब किसी और के हाथों में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जो इंपीरियल फादर और जो बिग ब्रदर है वो लोग कभी भी ये जानते हुए रेस्ट नहीं करेंगे। और ये कहकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो रोने लगता है और कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, जिससे कि मैं अपने पूर्वजों की जमीन को भी नहीं पा सकता। और मैं वो हूँ जो इंपीरियल फादर और बिग ब्रदर का गहरा प्यार पाने में असफल रहा है। और इस टाइम पर जो सेकंड प्रिंस था वो बहुत ज्यादा ही रो रहा था, जिससे कि जो हाईयिंग था वो भी अपना सिर हिलाने लगा और क्योंकि वो अपने विनाश का इंतजार कर रहा था। और तभी उन दोनों के ही कानों में एक आवाज सुनाई देती है और उन दोनों के नीचे गिरने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और फिर वो लोग उस घने से अंधेरे में एक जगह पर रुक जाते हैं और उसी अंधेरे में तैरने लगते हैं। और ये देखकर दोनों ही दंग रह गए और चारों ओर देखने लगे। और फिर तभी कोई कहता है, मैं 10 एंशिएंट एम्परर्स में से एक हूँ, एम्परर यून्स रेमिनेंट।
और उनके ही द्वारा भेजा गया हूँ अपने क्लैन को गार्ड करने के लिए। और क्या तुम मेरे क्लैन के बच्चे हो जो यहाँ पर अपना सम्मान प्रकट करने आए हैं? और ये आवाज बहुत ज्यादा ही लाउड थी जिससे कि उनके जो कान थे वो इस आवाज को सुनकर तंग रह गए थे और उनके पास कान के पर्दे फटने ही वाले थे। और फिर तभी उनके सामने 100 मीटर्स की एक इमेज अपीयर होती है। वो एक बूढ़े इमॉर्टल की तरह दिख रहा था जिसके पास पावर और विजडम दोनों ही थी और उसके सिल्वरी हेयर थे, सफेद दाढ़ी थी और डीप एंड प्रोफाउंड ऑरा था। और जब वो दोनों उसको देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये कौन है? और वो इस वर्ल्ड में चलने वाले गॉड की तरह लग रहा था जो अपनी हथेली में सब कुछ रखता हो और ये एक इंसान नहीं हो सकता वो लोग कहते हैं। और जू फैन को छोड़कर उन्होंने कभी भी इस कॉन्टिनेंट में इतना अद्भुत किसी को भी नहीं देखा। और यहाँ तक कि जो डेंकिंग सन था वो भी इस आदमी के सामने नहीं टिक सकता था। और यून क्लैन के होम में एक ऐसा भी एक्सपर्ट छुपा हुआ है। और सेकंड प्रिंस कहता है मुझे तो ये देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और फिर तभी जो एम्परर यून होते हैं वो कहते हैं अगर तुम लोग मेरे डिसेंडेंट्स हो तो तुम लोग किसी भी कठिनाई से बचने के लिए मेरे पास आ सकते हो और अगर नहीं हो तो तुम लोग भी हमेशा यहीं पर दफन हो जाओगे। और फिर वो लोग कहते हैं क्या सिर्फ यून क्लैन के ही लोग आ सकते हैं? और अगर यहाँ से जिंदा बच के जाना है तो वो लोग सिर्फ यून क्लैन के ही होने चाहिए। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है एंसेस्टर मैं हूँ यून क्लैन से, मेरा नाम है यून योंग। और फिर तभी जो ही यिंग होता है वो भी कहता है एंसेस्टर मैं भी यून क्लैन से हूँ, मेरा नाम है यून जिंग। और फिर तभी जो एम्परर यून होते हैं वो उनको मॉक करते हुए कहते हैं तुम लोगों के बताने से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं खुद जज करूंगा कि तुम यून क्लैन से हो या नहीं हो। और तभी जो एम्परर यून की जो आंखें होती हैं वो चमकने लगती हैं और वो उन दोनों लड़कों को स्कैन कर लेते हैं। और फिर उन दोनों को स्कैन करने के बाद उनसे कहते हैं आखिरकार तुम लोग क्या सोचते हो? तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो और तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग प्रिटेंड करोगा यून क्लैन के होने का तो मैं मान जाऊंगा, तुम कॉमन फूल्स। और अब तुम लोगों को मरना होगा यून क्लैन के फॉरबिडन ग्राउंड पर आने के लिए। और फिर उनके ऊपर जो लाइट्स होते हैं गिरने लगती हैं और तभी जो वो दोनों होते हैं वो डर के मारे घबरा जाते हैं। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है रुको, हम लोग सिर्फ यून क्लैन के एवरेज क्लास मेंस हैं और यून क्लैन के सिर्फ हेड ही इन आंखों को अवेकन कर सकते हैं। और फिर तभी एम्परर यून कहते हैं जो मेरा ब्लड है वो अलाउ करता है मेरे क्लैन के हर एक आदमी की अवेकनिंग करने के लिए और वही मेरे सक्सेसर्स हैं। और इसके बावजूद क्या तुम्हें नहीं पता सिर्फ यहाँ पर क्लैन के हेड ही आ सकते हैं? और इसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर आए हो सिर्फ और सिर्फ अपने डेथ से मिलने के लिए। और फिर ये कहने के बाद फिर से एम्परर जो यून होते हैं वे उनके ऊपर लाइट से अटैक करने वाले होते हैं और उनकी तरफ जो वो अटैक था वो जाने लगा। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो अपने दांतों को पिसते हुए कहता है और इस टाइम पर उसने यून जुवानजी की आंखों को भी निकाल लिया था और उनसे कहता है हम क्लैन के लीडर के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये हमारा प्रूफ है। और ये देखने के बाद जो एम्परर यून होता है वो भी अपना अटैक्स को रोक लेता है और उन्हें वैनिश कर देता है। और इस टाइम पर जो हाई यंग था वो अपनी आंखें बंद कर बस वो कांप रहा था और सेकंड प्रिंस के भी हाथ इस समय कांप रहे थे। वो लोग बस दुनिया से मिटने का अपना इंतजार कर रहे थे पर अभी भी उनके पास उनकी मृत्यु नहीं आई थी। और जब एम्परर यून उन आंखों को देखता है तो वो कहता है ये तो मेरे क्लैन की मिस्टिकल आइस हैं और वैसे भी तुम इन्हें सबूत के तौर पर दिखा रहे हो और इसीलिए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे एग्री हो सकता हूँ। और जब वो लोग ये सुनते हैं तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। और फिर जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है जब हमारे पास दुनिया को तहस नहस करने वाला आदमी है तो फिर हम लोग डेंकिंगसन की तलाश क्यों ही करें। और इसीलिए जो सेकंड प्रिंस होता है उनके सामने सिर झुकाते हुए कहता है सिस्टर हमारे क्लैन पर एक एविल आदमी ने कब्जा कर लिया है और मैं आशा करता हूँ जो हमारे एंसेस्टर हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर जो एम्परर यून होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं और उसे मना कर देते हैं। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो उनसे कहता है पर क्यों, कि आप हमारे सिर्फ एक रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे और आप अपनी पावर के साथ, आपके लिए ये बहुत ज्यादा ही आसान होगा। और तभी एम्परर यून कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा है सिर्फ मैं एक एम्परर यून्स का रेमिनेंट हूँ, उनके द्वारा छोड़ा गया हूँ अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्होंने मुझे यहाँ पर आगे का रास्ता दिखाने के लिए छोड़ा है तुम सबको और मैं यहाँ से नहीं जा सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद भी नहीं कर सकता। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो नाराज होते हुए चिल्लाते हुए कहता है तो फिर तुम क्या कर सकते हो। और जब हाई यंग सेकंड प्रिंस की ये बातें सुनता है तो वो झटके में उसका हाथ खींच लेता है और उससे धीरे से कहता है मास्टर तुम ज्यादा मत बहको, वो यहाँ से नहीं जा सकता लेकिन हम उसके साथ फंस गए हैं, वो एक बास है और बेहतर यही होगा कि आप उसे नाराज मत करें और वो हमें कभी भी कीड़ों के जैसे मार सकता है। और जब हाइयंग की बातें सेकंड प्रिंस सुनता है तो वैसे ही उसके हाथ जोड़ने लगता है यून एम्परर के और उनसे कहता है मुझे माफ कर दो एंसेस्टर, मैं बहक गया था, मैं केवल ये
ये जानना चाहता था कि आप हमारे किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। और फिर तभी जो एम्परर जून होता है वो कहता है, आकाश को पढ़ो और अपने आप को रास्ता दिखाओ और तुम लोग अपने क्वेश्चन को पूछो, मैं उनका आंसर दूंगा। और तभी जो हाई यंग होता है वो तभी सेकंड प्रिंस के रिंग की तरफ पॉइंट करता है अपने हैंड को। और तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो एक पेंटिंग को निकालता है जो कि उसके नेशंस की लैंड के ऊपर बनी होती है। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर प्लीज आप मुझे बताइए कि वेस्टर्न लैंड का बेस्ट डैंकिंगसन कहाँ पर है और क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। और फिर तभी जो एम्परर यून होते हैं वो कहते हैं, जो डैंकिंगसन है वो अभी सेंट्रल एरिया में है और तुम लोग उसे स्वर्ड स्टार एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल में ढूंढ सकते हो और वो तुम्हारी विश पूरी करेगा। और एम्परर यून के ये सब कुछ बोलने के बाद जो स्टार्स जो उनके आसपास थे वो रुक गए और एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन अब उसकी आंखों में डाउट था जिसे वो दोनों लोग नहीं देख पा रहे थे। और फिर सेकंड प्रिंस कहता है, एंसेस्टर क्या आप ये सच कह रहे हो। और फिर जो एंसेस्टर होता है वो कहता है, तुम लोग मुझे एंसेस्टर मत कहो, मैंने देखा है कि तुम लोग हमारे क्लैन के नहीं हो और जो तुम्हारे क्लैन में हुआ है उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है, पर मैं सिर्फ एम्परर का रेमिनेंट हूँ और मैं उनके सिर्फ रूल्स को फॉलो कर सकता हूँ और जब तुम एक बार मिस्टिकल आइस को ब्रॉड कर लोगे तो तब मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। और इस टाइम पर जो सेकंड प्रिंस था वो नर्वस हो चुका था। और फिर सेकंड प्रिंस दोबारा से पूछता है, एम्परर आखिरकार मैं डैंकिंगसन से कब मिल पाऊंगा। और वो एम्परर कहता है, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, अब मैं इसका आंसर नहीं दूंगा और तुम्हारे लिए अब यही अच्छा होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। और ये कहने के बाद जो एम्परर होते हैं वो अपनी कलाई को हिलाते हैं और वैसे एक तूफान आता है। फिर वो लोग वैसे ही एक ग्राउंड पे गिरते हैं बाहर और उनके चारों तरफ पेड़ पौधे और पहाड़ होते हैं। और फिर अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और जूफेन की टीम इस समय अपने सेक्ट के सामने वापस आ चुके थे और जीवुये और एल्डर्स उनका बहुत समय से वेट कर रहे थे। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, हा जीवुये कितना शानदार स्वागत देख रहा हूँ। और तभी एक आवाज आती है और जो फिंडियन होता है वो एक तोप के गोली की तरह उड़ जाता है। और फिर जो फिंडियन होता है वो जाकर एक पत्थर में टकराता है और उस पत्थर में एक आदमी के आकार का छेद हो जाता है। और फिर जो डिसिपल्स होते हैं वो कहता है, क्या हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया और आखिरकार ये सेक्ट लीडर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो वापस आते हुए कहता है, क्या तुम एक सेक्ट लीडर हो। हम लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सेक्ट की ग्लोरी के लिए और तुम यही उसका रिपे कर रहे हो। और फिर जो जीवुये होता है वो कहता है, 2 महीने पहले तुमने मुझे एक जेट स्लिप भेजा था और उसमें तुमने सिर्फ मुझे ये बताया था कि तुम 2 महीने के बाद वापस आओगे और तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में क्या हुआ उसके बारे में एक भी डिटेल नहीं बताया। और तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा परेशान हो चुका था और मैं सही से बैठ भी नहीं पा रहा था और तुम इस किक से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा डिजर्व करते हो। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है, ओह सॉरी मैं तो मेंशन करना ही भूल गया। और फिर तभी जीवुये कहता है, बुलशिट आखिरकार तुम ऐसी बिग चीज को कैसे भूल सकते हो और भले ही तुम अपनी विल को लिखना भूल सकते हो पर लेकिन तुम इसे कभी भी नहीं भूलोगे। और दोबारा से जीवुये कहता है, क्या हम लोगों ने सब कुछ खो दिया और क्या हम लोग लोअर 3 सेक्ट के भी नीचे आ चुके हैं, क्या इसीलिए तुमने हमें कुछ नहीं बताया। और इस टाइम पर जो यूलिंग और जो सभी डिसिपल्स थे वो लोग अंदर ही अंदर हंस रहे थे और उन्हें इस टाइम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनके सेक्ट लीडर हैं वो अपने डिसिपल्स के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। और वो लोग कहते हैं, जब सेक्ट लीडर को इसके बारे में पता चलेगा तो उसके लाइफ का ये सबसे बड़ा झटका होगा। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जीवुये से कहता है, आखिरकार तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, हम लोगों ने क्या कैसा किया होगा। और फिर जीवुये कहता है, थिंक योर एस। और ये कहकर जूफेन की तरफ पलट जाता है लेकिन जो जूफेन था वो 2 लड़कियों के साथ सेक्ट के अंदर चला गया। और फिर 2 लेबर्स को बुलाते हुए कहता है, इन दोनों लड़कियों को अंदर लेकर जाओ। और फिर तभी जो जीवुये होता है वो गुस्से में कहता है, जूफेन आखिरकार तुमसे किसने कहा कि तुम बाहर की लड़कियों को यहाँ ला सकते हो और ये सेक्ट के रूल्स के अगेंस्ट है। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है, सबसे ज्यादा क्रेडिट डबल ड्रैगन गैदरिंग में उस बच्चे को मिला और जो वो करना चाहता है उसे करने दो और इसमें वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी जो जीवुये होता है वो कहता है, आखिरकार सब कुछ कैसा गया। और फिर दोबारा से जो फिंडियन होता है वो कहता है, आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जब जीवुये ये सुनता है तो दोबारा से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों में आग जलने लगती है और वो इस टाइम पर फिंडियन को फोड़ने के लिए रेडी हो चुका था। और फिर तभी जीवुये बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, मोटे यांग तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो अभी के अभी, और अगर तुम ऐसा ही करते हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही सफर कराने वाला हूँ। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी कहता है, अरे इजी इजी थोड़ा ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें सब अच्छे से बताता हूँ। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो उसके कान के पास जाता है और कहता है, जीवुये एक्चुअली। और जीवुये कहता है, क्या। और जब जीवुये सुनता है तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या दोबारा से कहना। और फिर जो फिंडियन दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग हैं
डबल ड्रैगन गैदरिंग में बन चुके हैं टॉप मिडिल 3 सेक्ट और हम लोग अपने साथ 10,000 सेक्रेट स्टोन्स लेकर आए हैं। और जो वहाँ पर जितने भी बूढ़े थे वो सब लोग वहाँ पर फ्रीज हो चुके थे इसकी बात सुनकर। और वो लोग कहते हैं जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो लोअर 3 सेक्ट में था और आखिरकार वो इन डिसिपल्स के साथ मिडिल 3 सेक्ट में कैसे आ सकता है। दिस इज इनसेन। और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 559। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहाँ पर जितने भी ओल्डियस होते हैं इनर सेक्ट वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, फिंडियन की बात को सुनते हैं। और उन्हें इस टाइम बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि जो इस बार की टीम है जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा रही है वो बिल्कुल भी कुछ सक्सेस प्राप्त कर पाएगी। उन सबको इनके ऊपर कोई भी उम्मीद नहीं थी। पर जब फिंडियन ये बात बताता है फिर भी वो इनर सेक्ट के ओल्डिस इसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और इस टाइम पर वो लोग उदासी महसूस करने लगते हैं क्योंकि जो डबल ड्रैगन गैदरिंग की टीम थी वो बनी थी एलाइट लेबर ऑफिस के डिसिपल से और उसका कुछ भी लेना देना नहीं था इनर सेक्ट से। और इसका मतलब ये है जो लेबर ऑफिस है वो और भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा और अब से और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उन लोगों ने फिंडियन की बात सुनने के बाद एक दूसरे से शर्त लगाई कि जो जीव ये होगा वो जल्द ही अनाउंस कर देगा कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज होंगे वो जाएंगे लेबर ऑफिस में और जो इनर सेक्ट होगा वो बिखर जाएगा। और फिर तभी जो वेनरेबल सी होता है वो कहता है कोई बात नहीं, डिजास्टर में भी भाग्य होता है और हमें अभी भी इनके साथ खेलना है। और मुझे भी कहना होगा जो जुवो फैन है वो बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल है और अगर वो सेक्ट लीडर का आदमी नहीं होता तो फिर मैं भी उसे एडमायर करता। और इस टाइम पर शांति से खड़े जू फैन की तरफ देखने लगते हैं और जू फैन की तरफ एक क्राफ्टी से स्माइल देते हैं। और जब ओल्डीज उसके मुंह से तारीफ सुनते हैं तो वो कहते हैं जो सेक्ट लीडर है वो इनर सेक्ट को तबाह करने वाला है और आप आखिरकार तारीफ कैसे कर रहे हो दुश्मन की। और फिर हमें जीवये की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुछ देर के लिए खो ही गया था फिंडियन की खबर सुनने के बाद। और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो वो फिंडियन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और फिंडियन से कहता है मोटे यंग क्या ये सच है और क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। और फिर फिंडियन कहता है इतनी बड़ी चीज के बारे में आखिरकार कौन ही मजाक करेगा। और फिर फिंडियन दोबारा से मुस्कुराते हुए जीवये से कहता है क्या तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमारे स्ट्रॉन्ग डिसिपल्स को नहीं देख पा रहे हो और क्या ये मिडिल 3 सेक्ट में आने के लिए उतने भी स्ट्रॉन्ग तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। और ये कहने के बाद जो फिंडियन होता है वो डिसिपल्स के पास जाता है और उनके सामने एक बड़ी सी स्माइल करने लगता है और उनसे कहता है ये जो डिसिपल्स है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं इनके डेडिकेशन की वजह से। और फिर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सभी लोग अपने अपने चेस्ट को आगे करते हैं और प्राइड में अपना ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर कोई भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था और इन लोगों ने ये पहले नोटिस नहीं किया था जो अब देख पा रहे हैं। और वो लोग कहते हैं आखिरकार कितना ही टाइम हुआ है इन्हें यहाँ से जाए हुए और अब देखो हम लोग तो इनकी स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पा रहे हैं 3 डिसिपल्स को छोड़ के और सभी लोग इथेरियल स्टेज में। और इस टाइम पर जो वनरेबल की और जो वनरेबल बाई थे बहुत ज्यादा ही खुश थे क्योंकि इन समय में से जो 4 डिसिपल्स थे वो उनकी तरफ थे। 2 उनके ग्रैंड चाइल्ड थे और 2 डिसिपल्स थे गुइलेंग और यूलिंग। और इस टाइम पर लेबर ऑफिस के ओल्डीज बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे थे और इस टाइम पर जो इनर सेक्ट के ओल्डीज थे वो बहुत ज्यादा ही एम्बेरसिंग महसूस कर रहे थे। और फिर जो वनरेबल सी होता है वो गुइहू की तरफ देखता है जो कि लेबर ऑफिस का ही डिसिपल था और वो इस टाइम पर समझ चुका था जो ग्रैंड एल्डर था उसकी ये चाल थी लेबर ऑफिस में घुसने के लिए और अब वो भी लेबर ऑफिस में जा सकता है। और तभी वनरेबल से ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हैं और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उसे बस एक स्माइल दे रहे थे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग जो आज डबल ड्रैगन गैदरिंग में इस पोजीशन पर आए हैं और जो हमारे डिसिपल्स की ये कंडीशन है वो सिर्फ एक इंसान की वजह से हो पाई है, वो है लेबर ऑफिस का स्टीवर्ट जू फैन। और जब ये इनर सेक्ट के वनरेबल सुनते हैं तो वो दोबारा से वाइल्ड हो जाते हैं और जू फैन की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वो लोग जीवये की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से अब बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था और जीवये ने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया था इस लड़के को यहाँ पर लाकर। और इस टाइम पर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो हजारों सालों के बाद पहली बार बन पाया था हेड ऑफ द मिडिल 3 सेक्ट और ये मेरिट बहुत ज्यादा ही बड़ी थी। और जो गोल्ड जीवये था वो भी इस समय मुस्कुरा रहा था। और फिर जो फिंडियन होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है तुम सबको ये पता होना चाहिए कि मुश्किल समय में मुश्किल उपायों की जरूरत होती है और इन लड़कों ने कई खतरनाक खतरों के बीच इतनी तेजी से सुधार किया है और जो लोग सफल नहीं हुए आप लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ। और अब बाकी लोगों को भी फिंडियन की बातें समझ में आ गई। इन लड़कों को जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए जू फैन ने इन्हें ट्रेन करने के लिए लाइफ और डेथ का इस्तेमाल किया था। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जो लोग फेल हो चुके थे वो लोग बस हड्डियां बनकर सड़क में रह गए थे और जो लोग सफल हो गए थे वो लोग
आज इस मकाम पर थे और जूफेन की वजह से ही जो ये लोग हैं वो आज इस जगह पर पहुंच पाए हैं। और मैं बूढ़े लोगों से कहना चाहूंगा कि वो लोग रिवेंज के लिए जूफेन की तरफ ना देखें और जो तुम्हारे डिसिपल्स है वो मरे हैं सिर्फ सेक्ट के लिए। और फिर तभी जो जीव ये होता है वो सबसे कहता है ये सब कुछ खत्म करने से पहले मैं जूफेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता हूँ और वो मेरी सारी पावर्स को बियर करेगा और जो उसके वर्ड्स होंगे वो मेरे वर्ड्स होंगे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है जो सेक्ट लीडर है वो बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट है। इस टाइम पर जो ओल्डेस्ट थे वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जितने भी डिसिपल्स मर चुके हैं उनका जो उनके मास्टर्स होंगे उन्हें उसके लिए लाभ तो अवश्य मिलना चाहिए। और फिर जो वो ओल्डेस्ट होते हैं वो भी जीव ये का सम्मान करते हैं और अपना सर झुकाते हुए कहते हैं जो जीव ये है वो सही में बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट है। और जूफेन के जो छोटे मोटे ट्रबल्स थे अब वो दूर हो चुके थे फिंडियन के द्वारा और जो फिंडियन था वो बस जूफेन के लिए इतना ही कर सकता था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी फिंडियन के मतलब को समझ चुका था पर तब भी वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है और बस फिंडियन को स्माइल करते हुए देखता है और ये एक थैंक्स कहने का तरीका था जूफेन का। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने मन में कहता है जितने ही कम ट्रबल्स होंगे उतना ही अच्छा होगा। और फिर तभी जो जीव ये होता है वो कहता है हम लोग अब मिडिल 3 सेक्ट के टॉप पर आ चुके हैं और इसीलिए हम लोग अब सेलिब्रेशन करेंगे और वो भी सिर्फ एक दिन नहीं वो भी लगातार 3 दिन। और जब जीव ये देखता है कि सब कुछ सेटल हो चुका है तभी वो एक्साइटेड होकर हंसते हुए वहां से जाने लगता है और वहां पर जितने लोग भी बचे थे वो सब एंजॉय कर रहे थे और अब जो सेलिब्रेशन था वो स्टार्ट हो चुका था। और फिर जो फिंडियन होता है वो सब बताता है कि वहां पर क्या क्या हुआ था, कैसे जूफेन ने उसको हराया था और कैसे क्या हुआ और जूफेन ने कैसे फिंडियन के प्लान का पालन किया और अपने सेक्ट को मिडिल 3 के टॉप पर ले आया और कैसे उसने येलिंग से फाइट की फिंडियन के प्लान के मुताबिक और कैसे उसे टाइटल मिला नंबर 0 का। और इसमें वो जूफेन की तारीफ कम कर रहा था, वो अपनी तारीफ ज्यादा कर रहा था जिससे कि वो एल्डर्स होते हैं वो भी कहते हैं क्या जूफेन ने इसमें कुछ नहीं किया, क्या सब कुछ तुमने किया, इसमें क्या सब तुम्हारा ही प्लान था। और फिर फिंडियन कहता है हाँ उसने भी किया बट मेरा हाथ इसमें बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम सारी चीजें मेरी लीडरशिप के होने की वजह से हुई है बट वहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था उसकी बातों में। फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन की तरफ देखता है, उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाता है और जो जूफेन था उसको उसकी बातों पे कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं पर तब भी वो भी कहता है ये सब कुछ फिंडियन की वजह से हुआ है। जूफेन को इन सब चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो क्विलेंग से कहता है क्विलेंग मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर जो क्विलेंग होता है वो कहता है हाँ पूछिए स्टीवर्ट। और फिर जूफेन कहता है आखिरकार एल्डर जुआन कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिखे इन 3 दिनों में। और फिर जो क्विलेंग होता है वो भी स्टीवर्ट जूफेन से कहता है स्टीवर्ट जूफेन अभी वो सेक्ट से बाहर गए और 3 दिनों से मुझे भी नहीं दिखे हैं और पता नहीं कि वो अब कब आएंगे। और तभी जो जूफेन होता है वो क्विलेंग से कहता है मुझे तुमसे एक काम है क्या तुम करोगे। क्विलेंग भी कहता है हाँ जरूर। और फिर जो स्टीवर्ट जूफेन होता है वो क्विलेंग से कहता है जब एल्डर जुआन यहाँ पर वापस आ जाएंगे तब तुम मुझे एक जेट स्लिप भेज देना क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर वापस। तो जब भी एल्डर जुआन यहाँ पर वापस आए तो मुझे तुम जेट स्लिप भेज देना तो मैं उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। और इस टाइम पर जूफेन एल्डर जुआन से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि उसे अपने दिल के बारे में जानना था, क्योंकि उसे अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था कि वो चुकिंचन के लिए क्या सोचता है, क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि जूफेन को आधे साल बाद चुकिंचन को रिप्लाई देना था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो जाता है जीवुये से मिलने के लिए। जब वो जीवुये के कमरे में पहुंचता है तो जो जीवुये था वो 10,000 सेक्रेट स्टोन वाली रिंग को बहुत ही ज्यादा डम्प लुक से देख रहा था और उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। और जब जूफेन उसे ऐसे देखता है तो वो कहता है आखिरकार जीवुये तुम एक सेक्ट लीडर होकर के ऐसे कैसे कर सकते हो। और फिर जो जीवुये होता है वो कहता है स्टीवर्ट जूफेन वैसे तुम्हें भी तो 2000 सेक्रेट स्टोन्स मिले हैं ना, और वैसे भी तुमने तो एक्सेल्स को भी हैरान कर दिया था और उन्हें मजबूर किया कि तुम्हारे लिए एक अलग पोजीशन का फॉर्म किया नंबर 0 और तुमने तो एक्सेल्स को अपने ऊपर देखने के लिए तुमने तो उन्हें फोर्स कर दिया था और तुम्हारी वजह से आज हम लोग मिडिल 3 सेक्ट के टॉप पर। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बाय बोलने के लिए आया और अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। और फिर जो जीवुये होता है वो कहता है आखिरकार तुम इतना अचीव करने के बाद क्यों जा रहे हो, और अगर तुम यहाँ रहते हो तो फिर तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अगले लीडर बन सकते हो और फिर जो तुम्हारा करियर होगा वो बहुत ज्यादा ही आगे जाएगा और तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो यहाँ पर रह करके इन सेक्रेट स्टोन्स के साथ। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है कि जीवुये तुम अपने वर्ड्स को भूल रहे हो और तुमने क्या कहा था जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं वैसे ही अपने घर जा सकता हूँ और अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर जीवुये कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ रुक जाते हो तुम अगले यहाँ के सेक्ट लीडर बन सकते हो और ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी उस छोटे से लुओ क्लैन में रखा ही क्या है और तुम वहाँ जा करके क्या ही अचीव कर लोगे उस छोटे से लुओ क्लैन में जा करके। और जो हमारा डीमन सेक्ट है अब वो आ चुका है टॉप 3 मिडिल सेक्ट के ऊपर, तो तुम्हारा जो करियर होगा उस लुओ क्लैन से बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। और फिर जो जूफेन होता है वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और फिर जूफेन कहता है मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह करके जो जूफेन
जूफेन होता है यहाँ से चला जाता है। और जैसे ही जूफेन यहाँ से गया था वैसे ही जो जीवोये का फेस था वो एकदम ही बदल जाता है और जो उसकी आंखें होती है वो खून की प्यास से भर जाती हैं। और फिर जीवोये कहता है, जूफेन अगर तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सही है। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपने वर्ड से बिल्कुल भी ना मुकरो। और अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते यहाँ पर रुकने का या फिर मेरी सीट को हथियाने का तो फिर मुझे कुछ और ही करना पड़ता। और जब जूफेन वहाँ से बाहर आया था तो फिर जूफेन को भी पता था कि जो जीवोये है वो अपने इंटेंट को कैसे छुपा रहा है अपने इन मीठी मीठी बातों से। वो जूफेन को बार बार रुकने के लिए कह कर वो अपने इंटेंट को छुपा रहा था। और जूफेन ने इसीलिए उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से उसको आगे कुछ खतरा हो। और जो जूफेन था वो इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और जूफेन के पास बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है इन सब चीजों के बारे में। तो इसीलिए जूफेन को पता है कब कहाँ क्या करना है और कैसे करना है। और हाँ, मेरे से एक मिस्टेक हो जो जूफेन होता है वो अब क्विलैंग से मिलता है और फिर वही बातें करता है एल्डर जुआन के बारे में। वही पूछता है कि एल्डर जुआन कहाँ पर है। और फिर अब जो जूफेन था उन लड़कियों के साथ जाने वाला था अपने घर वापस लुओ क्लैन। फिर तभी वहाँ पर भागते भागते एक लड़का आता है और वो इस टाइम पर स्टीवर्ट जूफेन को ढूंढ रहा था। और फिर जब जूफेन के पास वो आता है तो वो कहता है चिल्लाते हुए, स्टीवर्ट जूफेन जो एल्डर जुआन है वो आ चुके हैं। और फिर ये सुनकर जो जूफेन होता है वो भी खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है अब मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा यहाँ पर दोबारा। और मेरे दिल में जो कुछ भी है मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए कि एक डिमोनिक कल्टिवेटर लव को फील कर सकता है कि नहीं कर सकता और इसके लिए आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। और ये सब कुछ जूफेन एल्डर जुआन से कंफर्म करना चाहता था। और फिर जो जूफेन होता है वो एल्डर जुआन के पास पहुंच जाता है। और जब जूफेन वहाँ पहुँच जाता है तो जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं ओ स्टीवर्ट जूफेन ये तो तुम हो और आखिरकार तुम इतने एंग्सियस क्यों लग रहे हो, तुमने तो ओल्ड मैन को डरा ही दिया। और फिर एल्डर जुआन कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था जो स्टीवर्ट जूफेन है उसे बहुत ज्यादा ही क्रेडिट मिले हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में और तुम जरूर ही सेलिब्रेशन करना चाहते होगे और इसीलिए तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते होगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है उनको इंटरप्ट करते हुए रोकता है और कहता है एल्डर जुआन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी जो एल्डर जुआन होता है वो स्टारलेट हो जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। और तभी जूफेन कहता है घर, और मैं पहले ही जीवोये से बात कर चुका हूँ और डिमन स्कीमिंग सेक्ट का जो काम था मैं वो कर चुका हूँ और जो डिमन स्कीमिंग सेक्ट है वो अब बन चुका है टॉप मिडिल 3 सेक्ट और वो भी यही चाहते हैं कि मैं चला जाऊँ। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं क्या ऐसा है। और तभी एल्डर जुआन अपनी आइज को बंद कर लेते हैं और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो कहते हैं ये आदमी अभी भी, और ये कहकर रुक जाते हैं। और एल्डर जुआन मैंने सोचा कि मैं आपसे जाने से पहले एक बार गुड बाय कह दूं और यहाँ पर सिर्फ आप ही हैं जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और अब वो हो जो मुझे समझ सकता है और अब तक की आप ही ने मुझे समझा भी है। और फिर जो जूफेन होता है वो एल्डर जुआन का फेस देखता है और दोबारा से कहता है और मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज को पूछने भी आया था आपसे और मुझे डर है कि आप ही सिर्फ इसका सही जवाब दे सकते हो। और फिर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं मुझे बताओ और अगर मैं स्टीवर्ट जूफेन की हेल्प कर पाता हूँ तो वो मेरा ऑनर होगा। और फिर जो जूफेन होता है वो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है और फिर बताना शुरू करता है एल्डर जुआन क्या डिमोनिक कल्टिवेटर जो होते हैं वो प्यार के बारे में जान सकते हैं। एल्डर जुआन ये सुनकर तो पहले एक सेकंड के लिए तो खड़ा ही रह जाता है, क्या तुम्हारा मतलब फेमिलियर फ्रेंडशिप है या फिर। जब एल्डर जुआन इसके आगे कहने जा रहे थे वैसे ही जो जूफेन होता है वो ब्लश करने लगता है और फिर ये देखने के बाद जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपना सर को हिलाते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं डिमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए जो लव है मैन और वुमेन्स के लिए वो बिल्कुल भी असंभव नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार डिमन स्कीमिंग सेक्ट ने इसे फॉरबिडन क्यों किया होगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा था। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है बट किसी ने कहा था कि तुम इमोशनलेस कैसे हो सकते हो अगर तुम इमोशंस को जानोगे ही नहीं और अगर तुम उससे पहले ही उसे खत्म कर दोगे तो फिर तुम उसके बारे में जान ही क्या पाओगे और कैसे ही तुम उसे फील कर पाओगे। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं आखिरकार तुम्हें ये किसने बताया। तभी जूफेन कहता है डंकिंग सन ने। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं तो अच्छा ये वो है, वो बेस्ट है वेस्टर्न लैंड में बट वो एक राइटियस कल्टिवेटर है और वो कभी भी हमारे डिमोनिक हाइट को समझ नहीं पाएगा। और इस टाइम पर जो जूफेन का हाइट था वो सैंक हो चुका था क्योंकि जो एल्डर जुआन थे उन्होंने इस थ्योरी को भी शट डाउन कर दिया था। और अब ऐसा लगता है कि जो जूफेन का फाइनल आंसर होगा चूक इन चैन के लिए वो नेगेटिव होगा। पर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं वैसे जो वो एक्सपर्ट है वो सही भी है क्योंकि इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि वो एक बेस्ट है वेस्टर्न लैंड
लैंड का और वो बहुत आगे गया है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, एल्डर जुआन क्या मैं तुम्हें खिलौना लग रहा हूँ? मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सीरियस हूँ। और फिर एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, वो तुम हो जो अपने साथ खेल रहा है और तुम्हारे पास खुद ही तुम्हारा आंसर है, तो आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और फिर दोबारा से एल्डर जुआन कहते हैं, स्टीवर्ट जूफेन क्या तुम मुझसे ये कहलवाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहूँ कि जो लव है वो डिमोनिक पाथ के लिए अच्छा है और इससे डिमोनिक पाथ को कोई भी असर नहीं पड़ेगा? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो टेंस्ड होते हुए कहता है, जो एल्डर जुआन है वो बहुत ज्यादा वाइस है और जो मेरा दिल है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे आप जज कर सकते हो। और जो आउटसाइड का पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और अगर ये लव मेरे पाथ को हार्म करेगा तो फिर मैं इसे कुचल दूंगा। तो जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और जो इनकी बातचीत है वो बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है, तो अब ये मत कहना कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते, पर कल वाले एपिसोड में सब कुछ मालूम चल जाएगा कि जूफेन आगे क्या करेगा और फिर कल से जूफेन की नई जर्नी चालू हो जाएगी। तो फिर ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब कल मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी बहुत अच्छे होगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 560। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो जूफेन होता है वो एल्डर जुआन के पास जा चुका होता है और उनसे अपने दिल के बारे में पूछता है, तो एल्डर जुआन भी उसे बता देते हैं कि जो तुम हो तुम पहले इसमें फंस चुके हो और अब अगर तुम इससे पीछे हटते हो तो तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा ही रिग्रेट होगा। तो फिर जो जूफेन होता है वो भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एल्डर जुआन को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। और अब जो जूफेन का नेक्स्ट गोल है वो है मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाना और चू केंचन को वहां से लेकर अपने घर लुओ क्लैन में वापस जाना। और फिर जो जूफेन होता है वो कुई लैंग के पास जाता है क्योंकि उसने जूफेन को डबल ड्रैगन गैदरिंग में कान में बताया था जब वो मैच खेल रहा था मिस्टिकल हेवन सेक्ट के यंग मास्टर के साथ। कुई लैंग ने उसके सामने हार मान ली थी और हार इसलिए मानी थी क्योंकि जिसे कुई लैंग चाहता है वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट में रहती है और अगर कुई लैंग उसके सामने हार नहीं मानता तो शायद जो यंग मास्टर जुआन सोइयो था वो कुछ भी उसके साथ कर सकता था, तो इसीलिए कुई लैंग ने वहां पर हार मान लिया था। और फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुई लैंग और उसका मास्टर की खड़ा होता है, वहां पर जूफेन भी आ जाता है और फिर जूफेन भी उन्हें सारी बात बताता है। तो फिर जो एल्डर की होते हैं वो गुस्सा करते हैं कुई लैंग के ऊपर कि उसने डबल ड्रैगन गैदरिंग में ऐसा किया, यंग मास्टर के सामने हार मान ली। और उसके ऊपर जो उसका मास्टर होता है बहुत ज्यादा ही गुस्सा करता है और कहता है, अगर ये बात सेक्ट लीडर को पता चलती तो अब तक कि तुम मर चुके होते और तुम्हारा सर धड़ से अलग हो चुका होता। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो उन्हें शांत कराता है और उनसे कहता है घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हम ही तीनों को इसके बारे में पता है और किसी को भी नहीं पता है, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है मैं जा रहा हूँ मिस्टिकल हेवन सेक्ट और मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ, तो कुई लैंग क्या तुम भी चलना चाहोगे? तो कुई लैंग जो होता है वो कहता है क्या मैं भी साथ में, पर क्यों? तभी जो जूफेन होता है वो कहता है हम लोग वहाँ पर अपनी अपनी लड़कियों को लेने जा रहे हैं। और जब कुई लैंग सुनता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो कहता है ये इतना भी आसान नहीं होगा। तो जो जूफेन होता है वो कहता है जो मैंने 2000 सेक्रेट स्टोन जीते हैं मैं उन्हें ये 2000 सेक्रेट स्टोन्स दे दूंगा और उन दोनों लड़कियों को वापस ले आऊंगा। और फिर इसके लिए जो कुई लैंग होता है वो भी मान जाता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें सोंगर और योंगनिंग को दिखाया जाता है जो कि डीमन स्कीमिंग सेट के एंट्रेंस में खड़े होते हैं। और तभी वहाँ पर जूफेन और कुई लैंग भी आ जाता है। जब सोंगर और योंगनिंग उन्हें देखते हैं तो वो कुई लैंग से कहते हैं क्या तुम भी चलोगे कुई लैंग हमारे साथ? तो कुई लैंग भी कहता है हाँ स्टीवर्ट जो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं और वैसे भी मैं सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट तक जा रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। और फिर तभी जो वो दोनों लड़कियां होते हैं वो जूफेन की तरफ देखने लगती हैं और उनसे कहती हैं क्या हम लोग सिस्टर चू किंचन को भी लेने जा रहे हैं साथ में, और क्या हम लोग घर उनके साथ भी वापस जाएंगे, और क्या तुमने उसके क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ फाइनली मैंने ढूंढ लिया है। और तभी जो वो दोनों लड़कियां सोंगर और योंगनिंग होती हैं वो दोनों थोड़ी देर के लिए तो पहले खड़ी हो जाती हैं और उदास हो जाती हैं, बट कुछ देर के बाद वो भी ठीक हो जाती हैं और खुश हो जाती हैं जूफेन के लिए। और फिर तभी ये चारों लोग मिस्टिकल हेवन सेट के लिए चल देते हैं और फिर वो चारों लोग मिस्टिकल हेवन सेट के करीब पहुंच जाते हैं। और फिर तभी उनके सामने एक रेड फिगर आके अपीयर होता है और इनसे कुछ लगभग 100 मीटर की दूरी पर होता है। और जब जूफेन का ग्रुप सामने देखता है तो वो पाते हैं ये और कोई नहीं डैनर होती है। और तभी जो जूफेन होता है वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है डैनर क्या हुआ, आखिरकार क्या गलत है? और फिर जो डैनर होती है वो कहती जूफेन तुम्हें सिस्टर चू किंचन को बचाना होगा। और फिर तभी जो जूफेन
होता है वो डैनर की कमजोर बॉडी को हिलाने लगता है और पूछता है डैनर से आखिरकार चू किंचन को क्या हुआ। और फिर तभी डैनर ने हाफते हुए और रोते हुए कहा चू किंचन के साथ जो सिस्टर सुइरुआ है वो भी। और फिर जो जूफन होता है वो शक्ति के साथ कहता है मुझे उनकी कुछ भी फिक्र नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ कि चू किंचन के साथ क्या हुआ है। और इस टाइम पर जूफन के बहुत ज्यादा ही पसीना निकल रहा था और जूफन जिस नजरों से डैनर को देख रहा था उसे देखकर डैनर भी डर चुकी थी। और फिर तभी जो कुईलैंग होता है वो कहता है स्टीवर्ट जूफन आप उसे कुछ बोलने तो दो, आप तो उसे डरा रहे हो। छोटी सी लड़की अब तुम बताओ सही से क्या हुआ है और हम लोग जरूरी हेल्प करेंगे। और फिर तभी जो डैनर होते हैं उनकी तरफ देखते हुए कहती है जो सेक्ट लीडर हैं उन्हें हम 5 सिस्टर्स चाहिए यंग मास्टर की इलनेस को क्योर करने के लिए। और फिर जब जूफन ये सुनता है वो कहता है क्या। और वैसे ही जूफन का फेस बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुका था और ये सुनकर वो अपने दांतों को गुस्से में पीसने लगता है और गुस्से में कहता है मुझे पता था जो वो पंख है वो बचपन से ही क्रिपल्ड है और उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो उसका दिमाग है वो भी गलत दिशा में है और अब वो मेरी लड़की को छूने की हिम्मत कर रहा है। उसकी माँ का पटाखा मारो। और इस टाइम पर जो जूफन था वो इतने हेट्रेड को रिलीज कर रहा था जिससे कि जो डैनर थी वो बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी। और इस टाइम पर जूफन की आंखों में बहुत ज्यादा ही खून की प्यास बढ़ चुकी थी। और फिर तभी जो कुईलैंग होता है वो जूफन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है जूफन शांत हो जाओ। और फिर उस लड़की से पूछता है आखिरकार सही सही बताओ वहाँ पे क्या हुआ है और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ हर एक चीज बताओ जिससे कि हम उनकी मदद कर सके। और फिर जो डैनर होते हैं वो बताने लगती है जब डबल ड्रैगन गैदरिंग हो चुकी थी तो हम लोग वापस सेक्ट में आ चुके थे और उसी रात में कुछ एल्डर्स आते हैं और मेरी सिस्टर्स की कल्टीवेशंस को सील कर देते हैं और उन्हें सेक्ट लीडर के रूम पे ले जाते हैं और उस रूम में यंग मास्टर भी होते हैं। और तब हमें पता चला कि वो लोग 4 एलिमेंट साइकिल एरे का यूज करके यंग मास्टर की इलनेस को दूर करना चाहते हैं और हमारा डबल ड्रैगन जाने का एक ही मकसद था जिससे कि हम लोग टेस्ट कर सके इस 4 साइकिल एरे को और इस पावर को सिर्फ लाइफ और डेथ के मैच में ही इस शक्ति को बाहर लाया जा सकता है। और एल्डर्स ने जब 4 एलिमेंट साइकिल एरो को ठीक पाया तब वो मेरी बहनों को उन्हें ठीक करने के लिए यंग मास्टर के पास लेकर गए। और फिर तभी जो सॉन्गर होती है वो कहती है क्योर बट कैसे। और फिर जो डैनर होती है वो बताती है जो 4 एलिमेंट साइकिल एरे होती है वो रिलीज होती है एलिमेंट्स के साथ में मैडम के ऊपर मैडेंस के ऊपर जिससे कि जो उनकी पावर होंगी वो उनकी बॉडी से निकलने लगेगी और यंग मास्टर की बॉडी को प्योरीफाई कर देगी और फिर उनके एलिमेंट्स को दोबारा से रीबिल्ड कर देगी। और फिर तभी जो डैनर होते हैं वो हल्का हल्का ब्लश करने लगती है और फिर धीरे आवाज में कहती है वो लोग मैडेंस ब्लड का यूज करके वो लोग ड्रॉ करेंगे 5 एलिमेंट्स को और पूरी तरीके से यंग मास्टर को क्योर कर देंगे। और तभी एक धमाके की आवाज आती है और हमें जूफन के हाथ की तरफ दिखाया जाता है। जो जूफन का हाथ होता है उसके पास में पड़े हुए पत्थर को पल्वराइज कर देता है। और यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में कहा जा सकता है यंग मास्टर को ठीक करने के लिए उन्हें चू किंचन की बॉडी चाहिए होगी और इसलिए जूफन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है। और फिर डैनर दोबारा से कहती है बस इतना ही नहीं और फिर अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है यंग मास्टर के ठीक करने तक और यंग मास्टर के क्योर होने तक तो ठीक था क्योंकि हम लोग यंग मास्टर के लिए इतना कर सकते थे, उन्हें क्योर कर सकते थे क्योंकि हमने उन्हें अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है और उसे बचाने के लिए हम ये बलिदान दे सकते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था। और फिर सभी लोग पूछते हैं क्या। और फिर तभी और भी जोरों जोरों से वो रोने लगती है और वो कहती है यंग मास्टर ने सिस्टर चू किंचन की सोल और स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस लिया और वो बहुत डरावना था और जो किंगर थी वो एकदम सूख चुकी थी, यहाँ तक कि जो सेक्ट के लीडर थे वो भी हैरान हो चुके थे। और ये सुन के जो जूफन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब कुछ उस यन्मू की वजह से हुआ है। और फिर तभी जो जूफन होता है वो डैनर से कहता है अब वो लड़कियां कैसी हैं और तुम वहाँ से बाहर कैसे निकली। और फिर जो डैनर होती है वो जूफन से कहती है जब सिस्टर चू किंचन ने ये सब कुछ होते हुए देखा तो उन्होंने अपने मुंह में एक पॉइजन की पिल रख ली और जब भी वो लोग सिस्टर चू किंचन को मजबूर करते तो वो खा लेती। और उसने कहा था कि 6 महीने के बाद आपका उसके साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है और उसने कहा था कि अगर तुम 6 महीने के बाद वापस नहीं आते हो तो सेक्ट लीडर जो भी कहेंगे वो वही करेगी और अगर तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो और उसे आंसर दे देते हो तो वो शांति से आराम कर पाएगी। और भले ही हमारी कल्टीवेशन सील कर दी गई है लेकिन अभी भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन जो सिस्टर चू किंचन थी वो तैयार लग रही थी और वो हमें एक दिन परमा फ्रोस्ट केव में लेकर गई और वहाँ एक दीवार में सीनियर सिस्टर कियांग यंग थी और उसने हमारी कल्टीवेशन को खोलने के लिए इस सील को तोड़ दिया और फिर हम लोग वहाँ से भागने लगे लेकिन एल्डर्स ने हमें रोक दिया और वहाँ से सिर्फ मैं भाग पाई और सभी लोग वहाँ पर पकड़े गए। और फिर तभी जो कुईलैंग होता है वो कहता है क्या कियान यिंग। और फिर तभी जो डैनर होती है वो कहती है जो सेक्ट लीडर कियांग यिंग थी वो परमा फ्रोस्ट
केव की प्रीवियस वाइल्डर थी और वो भी 4 एलिमेंट साइकिल एरे में से एक लड़की होना चाहिए था, लेकिन 2 डिकेड्स पहले उसने सेक्ट के रूल्स का उल्लंघन किया था एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए, तो उसे बाहर निकाल दिया गया था। नहीं तो उस जैसे टैलेंटेड वाटर एलिमेंट वाली लड़की को ये सेक्ट बाहर क्यों निकालता। और फिर जो सेक्ट लीडर थे इसके प्लेस के बदले सिस्टर चू किंचन को लेकर आए। और फिर तभी जो कुईलिंग होता है वो कहता है आखिरकार जो किन येंग है वो कैसी है। और फिर जो डैनर होती है वो अपना सर हिलाते हुए कहती मुझे नहीं पता, जब मैं वहां से भाग आई थी तो उन्होंने उन सबको पकड़ लिया था। और भी ज्यादा बात होती है इन्हीं के बारे में। तो फिर जो कुईलिंग होता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांतों को पीसने लगता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कुईलिंग से कहता है क्या हैन कियांग यिन तुम्हारी गर्ल है। और फिर दोबारा से कहता है ज्यादा तुम परेशान मत हो, जो किंचन है वो एक स्मार्ट गर्ल है, अगर वो एक पर्सन को बचा सकती है तो वो सभी को बचा सकती है। और किसी भी मामले में तुम्हारी लड़की के बिना शायद मैंने उन्हें बचाने के लिए थोड़ी सी देर कर दी है और शायद अब दोनों लड़कियों को बाहर निकालने का अब कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले अभी भी टाइम है और इतना ही इनफ है एक टीम को अंदर भेजना और उससे ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा और इतना ही उनके लिए बहुत ज्यादा इनफ है। और जब कुईलिंग जूफेन की बातें सुनता है तो वो कांप उठता है और अमेजमेंट में जूफेन की तरफ देखने लगता है। और जो डैनर थी वो भी जूफेन की बात सुनकर हिल चुकी थी। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो वेस्टर्न लैंड के 9 सेक्ट में से एक सेक्ट है और जब तक उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं तब तक एक वॉर होने का सवाल ही नहीं उठ सकता, खासकर तब जब ये डबल ड्रैगन मैनर का ध्यान आकर्षित करता और कोई भी ऐसा ब्लेम लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो इस टाइम पर जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही था और इन सब बातों की परवाह नहीं कर रहा था, चाहे वो डबल ड्रैगन हो और चाहे वो कोई और सेक्ट हो, वो किसी चीज की भी परवाह नहीं करता है। इससे जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा ही भयानक हो सकते हैं। और अगर जूफेन अभी ये सब कुछ नहीं करता है तो जूफेन जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे पछतावा होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब आज कोई भी वीडियोस नहीं आएंगे।